जी, तो आज हम पी ब्लॉक देखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम आज एंटायर बोरोन फैमिली खत्म कर। नोट्स आपके ग्रुप पे मैं आपको भेज दूंगा, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है। सबसे पहले मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो मैं लिख देता हूं पी ब्लॉक होता कौन कौन सा है। क्या आपको फुल याद होगा? भारत के ऑल गंजे इंडिया में तेल बेचे। काजोल, सिमी ग्रेवाल, संग प्रभुदेवा, नाना पाटेकर, ऐसे सब भिखारी। वो स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, और है ना अगर करके जीरो रन। ये पूरा पी ब्लॉक है। ठीक बात। अब इनमें से ये वाले जो लोग हैं, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि उसकी भी ट्रिक मैं बता दूंगा। ये जो मैंने टिक करे हैं भैया, ये सारे हैं क्या? नॉन मेटल्स। सॉरी, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के ऊपर वाले क्या होते हैं? मेटल्स। मेटलॉइड के नीचे वाले क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है। कई लोग बोरोन को मेटलॉइड बोलने लग गए हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, बोरोन मेटलॉइड नहीं है। एनसीईआरटी कब का करेक्ट कर चुकी है। याद रखने का तरीका क्या है? ये है सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते हैं। ठीक है। आप इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। आगे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, इनर्ट फेयर इफेक्ट क्या होती है। उसके बाद मैं आपको चीजें उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना चालू करूंगा। ठीक है। जैसे आप कोई सी भी फैमिली पकड़ लें, बोरोन पकड़ लें, बोरोन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होपफुली ये सारी जानकारियां बेसिक आपको पता होगी। NH2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। ठीक है। तो जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। लेकिन जब प्रोटॉन के बढ़ने की बात आती है, तो प्रोटॉन कहाँ बढ़ते हैं भैया? न्यूक्लियस पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करते हो आप? आउटर मोस्ट शेल में। और आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी, जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, उतनी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक है ना भाई? इतने बड़े में इलेक्ट्रॉन और इतने में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस ज्यादा है। आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आउटर मोस्ट शेल से बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा था कि जितना न्यू आउटर मोस्ट शेल बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए उतना आसान होगा। आप न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जितना पास रखोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें उतना मुश्किल। तो देखिए, जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं।
प्रोटॉन का तो सोर्स क्या है, पॉजिटिव कहाँ ऐड करोगे, सिर्फ न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ बढ़ रहे हैं, एक ही जगह न्यूक्लियस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब आपको ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन आप कहाँ ऐड कर रहे हो, आउटर मोस्ट में। तो प्रोटॉन तो आप वहां ऐड कर रहे हो जहां उसे ऐड होना चाहिए, यानी कि उसके सोर्स में, तो उसकी पावर में तो कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन उस जगह ऐड कर रहे हो जिसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बेकार है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की तो पावर कंटिन्यूअस बढ़े जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पावर उतनी नहीं बढ़ पा रही जितनी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप उस जगह ऐड कर रहे हो जिस शेल की इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। आप आसानी से निकाल सकते हो, मतलब सामने वाला मजबूती से पकड़ नहीं पा रहा ना। तो न्यूक्लियस तो कंटिन्यूअसली पावरफुल हुए जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली उतनी तेजी से पावरफुल नहीं हो रहा। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट शेल से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा तो साइज क्या होती है, छोटी होती है। साइज छोटी होने से आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ठीक है ना। इस वजह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। जैसे क्या, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसके वैलेंस में कितने होगी इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग बोलोगे 3। बोरोन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। एल्यूमिनियम भी +3 +3 +3, लेकिन ये क्या शो करता है, +1। मतलब ये +1 स्टेट में स्टेबल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सिर्फ +1 ही शो करता है, +1 स्टेट में स्टेबल है। क्यों ये +1 स्टेट में स्टेबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते गए, जैसे जैसे आप नीचे जाते गए, प्रोटॉन बढ़ते गए, इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूअसली बढ़ते गए, लेकिन प्रोटॉन कहाँ बढ़ते गए भैया, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ते गए, आउटर मोस्ट में। तो ये जो आपने लिखा है ना NH2 NP1, ये यही है। ये NH2 था, ये NP1 था। तो सपोज मैं बोरोन के लिए बात करूं तो ये प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं था। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें। मतलब ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें। लेकिन जैसे ही आप थेलियम पे आए, तो थेलियम में तो इसका जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से इस न्यूक्लियस ने इस इनर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को बुरी तरीके से खींच लिया। इस न्यूक्लियस ने इस इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को बुरी तरीके से खींच लिया। खींच लिया अपनी साइड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। बाहर निकलना मुश्किल है तो किसी और से बॉन्ड बनाना भी मुश्किल है। तो इस केस में बॉन्ड कौन बनाता है, सिर्फ ये वाला। क्लियर है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो सुनिए। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्सेप्ट थेलियम, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, लोएस्ट वाला एलिमेंट ही हमेशा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। उस केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम लगता है, और लोएस्ट वाला एलिमेंट हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है। रेस्ट उसके ऊपर वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। बोरोन भी +3 में, एल्यूमिनियम भी, गैलियम भी, इंडियम भी, थेलियम भी। इतनी बात समझ में आई। तो थेलियम यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करना चाहता है, +1। रेस्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहते हैं, +3, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वील मूव ऑन टू एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर यानी कि दूसरों से थोड़ा सा हटके बिहेवियर। तो ये दूसरों, कोई भी चीज एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करती है, रीजन मेनली पाए जाते हैं 3। ड्यू टू स्मॉल साइज,
हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ वीकेंड डी ऑर्बिटल। इन्हीं रीजंस की होने की वजह से कोई भी जो एलिमेंट है वो एनामॉलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। मैं कुछ एक प्रॉपर्टीज की बात करूं एटॉमिक रेडियस की, तो ये तो आप पहले पढ़ चुके हो कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। तो जो रेशो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। जो एक्चुअल रेशो होता है वो ये होता है, ठीक है। इन दोनों के एक्सचेंज होने का रीजन होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और ये दोनों जो बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, पूछ लेता है। बाकी हर चीज रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सपोज वो आपसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ले, तो आयनाइजेशन एनर्जी में आप ऑर्डर ये लिखोगे, जितनी ज्यादा छोटी साइज उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ज्यादा दिक्कत होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए डेफिनेशन तो सीधी सीधी है इसकी, द इनर्टनेस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, द इनर्टनेस ऑफ inner ns2 electron will be more precise towards a reaction is called inert pair effect, ठीक है। ns2 वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअल में वो इनर्ट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उनको खींच के बांध के पटक के रख देता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सिर्फ p वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है ना। अगली बात करूंगा मैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट बाकियों के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। कोई रीजन पूछे ऐसा क्यों भैया? ड्यू टू इट्स, आपको यही लिख के आना है, आइकोसा हाइड्रन स्ट्रक्चर। बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट बाकियों के कंपेयर में ज्यादा होता है, क्योंकि बोरोन आइकोसा हाइड्रन स्ट्रक्चर शो करता है। आइकोसा हाइड्रन स्ट्रक्चर बोले तो ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ इसको बाहर मानना, इस स्क्रीन के पॉइंट को बाहर मानना, और ऐसे अंदर लाइन जारी होती है, ये होती है आइकोसा हाइड्रन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पॉइंट ऊपर है और ये बाकी चीजें नीचे हैं। 3D स्ट्रक्चर है, इमेजिन कर पाओ तो ठीक है, वरना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 12 कॉर्नर पॉइंट होते हैं, 20 फेसेस होते हैं इसमें। आपको बस इतना मतलब ध्यान नहीं रखना, ये थोड़ी सी बेसिक ध्यान रख लीजिएगा। और बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू इट्स आइकोसाइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेसिस पे बात करोगे तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास इज कंसिडर्ड टू बी मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू वॉल्यूम के। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं मास बढ़ता है, मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, ठीक है। एक आधी चीज और ध्यान रख लीजिएगा गैलियम के बारे में। ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है, कि गैलियम जो है वो मेल्ट हो जाता है व्हेन केप्ट इन पाम। आप जब इसे हाथ की हथेली पे रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 30 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज्यादा, जबकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो अराउंड 32 डिग्री होता है। क्लियर है? इसलिए वो आसानी से मेल्ट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो पूछ लेता है कई बार, वाई थेलियम एक्ट एज एल्कली मेटल। तो क्या जवाब दोगे इसका? एल्कली मेटल बोले तो फर्स्ट ग्रुप के मेटल, और फर्स्ट ग्रुप के मेटल क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं भैया? बोलिए। +1। तो थेलियम एल्कली मेटल की तरह एक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि थेलियम भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है।
ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रिएक्शंस की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिएक्शन विद एयर। एयर के अंदर यूजुअली दो गैसेस की बात करी जाती है, O2 और N2 की। ठीक है, पहले मैं रिएक्शन विद O2 की बात करूंगा, लॉजिकली चलेंगे। कोई भी एलिमेंट है, सपोज बोरोन, और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या चार्ज शो करता है? -2। बोरोन क्या चार्ज शो करेगा? +3। ये एक्सचेंज करवा दो, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड मिल गया आपको B2O3। ठीक है, सारे इसी तरीके के कंपाउंड बनेंगे। लेकिन जब मैं थेलियम की बात करूंगा तो थेलियम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +1। ऑक्सीजन क्या शो करता है? -2। एक्सचेंज करवा दो, क्या बनेगा? Tl2। क्लियर है? होपफुली इतनी बात समझ में आती होगी। एक बात ध्यान रखना, एल्यूमिनियम के बारे में बात करोगे तो एल्यूमिनियम क्या शो करता है? +3। ऑक्सीजन क्या शो करता है? -2। क्या कंपाउंड बनेगा? Al2O3। क्लियर? ये जो आपने बोरोन की रिएक्शन करवाई है, यहाँ पे जो बोरोन यूज हुआ है वो इम्प्योर बोरोन हुआ है। इम्प्योर बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बोरोन ऑक्साइड बनाता है। प्योर बोरोन कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि प्योर बोरोन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत हाई होती है, इसलिए वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बात करूंगा मैं इस Al2O3 के रिगार्डिंग। तो एक कोरोजन ऑफ Al2O3 आएगा, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ले लेता हूँ भैया मैं, इस तरीके के एल्यूमिनियम की एक प्लेट मान लीजिए। क्लियर? ये एल्यूमिनियम जो है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, एल्यूमिनियम खुद ही को कोरोजन होने से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ Al2O3 बना लेती है। अब ये Al2O3 की जो ऊपर लेयर होती है, वो लेयर इतनी मोटी होती है कि फर्दर कोई ऑक्सीजन आके उस मोटी सी लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये जो नीचे वाला एल्यूमिनियम हो जाता है, ये प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। क्लियर बात है? एल्यूमिनियम की ऊपर वाली लेयर तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 बनाती है, बिल्कुल सही, लेकिन वो लेयर इतनी मोटी होती है कि नीचे वाली एल्यूमिनियम पे प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन उस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। क्लियर? इंडियम और थेलियम की जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वो बहुत ही कम होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये तो बात हो चुकी है किसकी, बोरोन और मतलब बोरोन फैमिली और ऑक्सीजन की। अब अपन बात करेंगे किसकी, बोरोन और नाइट्रोजन की। मैंने बोला था ना, एयर के नाम पे आपको O2 और N2 बस दो चीजें ध्यान रखनी है। तो भैया बोरोन पे क्या चार्ज है? +3। नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है? -3। एक्सचेंज करवा दीजिए, क्या बनेगा? Bn। हमेशा सिंपलेस्ट नंबर में लिखिएगा, Aln। नाइट्राइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्लियर बात है? बाकी आपको जो यहाँ पे ध्यान रखने हैं वो यही ध्यान रखना है कि बोरोन तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन गैलियम, इंडियम और थेलियम नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भैया? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है? 3 बॉन्ड हैं। इन 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन तभी करवाओगे जब ये नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड टूटे, तभी नाइट्रोजन जाके रिएक्शन करेगा। अब इन दो नाइट्रोजन के बीच के 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज क्वाइट हाई, और इन तीनों की उतनी हैसियत नहीं होती कि वो इन नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड को आपस में तोड़ पाए और वो इससे रिएक्ट कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट, आगे आपको एक और बात ध्यान रखनी है रिएक्शन विद वाटर में, कि बोरोन फैमिली का कोई भी मेंबर वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो कर सकता, कोई रिएक्शन नहीं शो करता विद वाटर। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता जब वाटर कोल्ड हो, लेकिन अगर आप वाटर हॉट ले लोगे तो वो रिएक्शन शो कर लेगा। वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि फर्दर डिकम्पोज हो जाता है एंड इट फॉर्म Al2O3।
प्लस H2 गैस, ध्यान रखना। बाकी ये एक लौता एलिमेंट है जो कोल्ड से तो रिएक्ट नहीं करता लेकिन हॉट से कर जाता है। बाकी बोरोन फैमिली का कोई भी एलिमेंट ना तो हॉट से रिएक्ट करता है ना कोल्ड से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एसिड और बेस से रिएक्ट करने की। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये महोदय होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक माने ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। क्लियर है? मेटल्स ऑलवेज बेसिक इन नेचर होते हैं। अब ये वाले सारे बेसिक इन नेचर हैं। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था मेटलॉइड के नीचे वाले मेटल होते हैं, डाउन द ग्रुप मेटलिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, इसके ऊपर वाले नॉन मेटल होते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा मतलब इसके कंपेयर में मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। नॉन मेटल तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हाँ मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो गैलियम, इंडियम और थेलियम आर मेटेलिक इन नेचर। तो मेटेलिक इन नेचर है तो दे आर बेसिक इन नेचर, और बेसिक इन नेचर है तो वो रिएक्ट करेंगे किससे? एसिड से। क्लियर बात? तो देखिए मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, बोरोन जो है वो नॉर्मल एसिड से, तो ये वाले एसिड से अगर रिएक्ट करेंगे, ये वाला दोनों से रिएक्ट करेगा, तो ये वाला कुल मिला के बेस से रिएक्ट करना चाहिए था। या फिर इसके अंदर अगर मैं देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलूँ तो थोड़ा बहुत मेटेलिक कैरेक्टर तो है ही, तो रिएक्ट तो ये भी एसिड से ही करना चाहिए था। लेकिन अब वो कैसे करता है, क्या करता है, वो अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। और बोरोन नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन पे फोकस करिएगा। नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, मैं इसकी रिएक्शन वापस लिखूंगा। एल्यूमिनियम क्योंकि एम्फोटेरिक है तो वो एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करता है और बेस के साथ भी। मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम की बात करूं मैं, तो एसिड के नाम पे आप ले लीजिए HCl, ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2। ठीक है, जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाते हो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब आप बेस से करवाओगे तो वो NaLO2 प्लस H2 बनाएगा। बाकी रिएक्शन करवाएंगे अपन गैलियम, इंडियम और थेलियम की, तो क्योंकि बाकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊं गैलियम, इंडियम और थेलियम की, तो क्योंकि दे आर बेसिक इन नेचर तो वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो गैलियम HCl से रिएक्ट करके देगा क्या? GaCl3। इंडियम InCl3, लेकिन थेलियम क्या देगा? TlCl। क्यों? बिकॉज थेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि बोरोन नॉर्मल एसिड से रिएक्ट नहीं करता, क्या सेंस उस बात का? बोरोन नॉर्मल एसिड से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब आप एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा। जैसे बोरोन को मैं रिएक्ट करवा दूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो वो रिएक्ट कर जाएगा और वो बनाता है ऑक्साइड। कौन सा? H3BO3 प्लस NO2 गैस विल बी लिबरेटेड हियर, क्योंकि HNO2 लिया, HNO3 लिया है, H3BO3 प्लस SO2 गैस विल लिबरेट। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे ये दोनों किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे एसिड, तो अपन बोलेंगे नहीं, हियर HNO3 एंड H2SO4 आर नॉट एक्टिंग एज एसिड, दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे वो +3 में है, यहाँ पे वो 0 में है, यहाँ वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और खुद को रिड्यूस। सर अब ये देखो कैसे पता चला, तो बेटा एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट से अपन ने देख लिया, दूसरा मैंने आपको बोला था कि जब भी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो H2 गैस लिबरेट होती है। यहाँ H2 गैस लिबरेट नहीं हो रही, मतलब HNO3 और H2SO4 एसिड की तरह तो एक्ट नहीं कर रहे। ठीक है ना, आगे वो एक सवाल पूछता है कि एल्यूमिनियम जब H2SO4 से रिएक्ट कर सकता है तो आप उसको H2SO4 का एल्यूमिनियम की बोतल में क्यों रखते हो? तो अपन जवाब वही देंगे कि जैसे ये एल्यूमिनियम का कंटेनर है, तो एल्यूमिनियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके उसके आजू बाजू एक थिक लेयर बना लेता है,
वो थिक लेयर फर्दर H2SO4 को किसी और से रिएक्ट नहीं करने देती, इस वजह से H2SO4 बाकी H2SO4 एल्यूमिनियम की बोतल के अंदर प्रिजर्व रहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ बोरोन फैमिली विद एल्यूमिनियम विद हेलोजन, सॉरी, है ना। तो अपन जब हेलोजेंस की रिगार्डिंग बात करेंगे तो सपोज मैंने, हेलोजेंस आर डायटोमिक इन एटॉमिसिटी उनकी दो होती है, F2Cl2 Br2I2। जब मैं इसकी हेलोजन से रिएक्शन करवाऊंगा तो रिएक्शन क्या होगी, X2 तो अब होपफुली कंपाउंड बनाना सीख गए होगे। फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, बोरोन पे चार्ज कितना होता है, +3, एक्सचेंज करवा देना, BX3 AlX3 GAX3 INX3, लेकिन यहाँ TLX बनेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। होपफुली समझ गए होगे, ठीक है। आगे बात करूं इन्हीं हैलाइड्स की, तो BF3 BCl3 BBr3 और Bi3, अगर आप इनकी फेस की बात करोगे तो ये गैसियस होता है, ये भी गैस होता है, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ता है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैस से आप लिक्विड और लिक्विड से आप धीरे धीरे करके सॉलिड में पहुंच जाओगे। एक सवाल आ जाता है कि क्या BF3 एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो देखिए मतलब हेलाइड्स में वो कुल मिला के आपको पूछ लेता है कि लुईस एसिड कैरेक्टर किस में ज्यादा किस में कम, या बैक बॉन्डिंग किस में ज्यादा किस में कम। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि लुईस एसिड क्या होता है। तो एसिड क्या होता है भैया, जो H+ दे या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो BF3 BCl3 BBr3 Bi3। तो सबसे पहले तो आंसर बता दूं, तो आंसर तो ये है, किसका, लुईस एसिड का। बैक बॉन्डिंग का आंसर है ये, रीजन अभी समझाता हूँ, बिल्कुल इसका उल्टा। ठीक है, क्या फंडा चल रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ जी, तो BF3 की सपोज आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो दिस स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। देखिए, जब मैं बात करूंगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि वो बोरोन को सबसे मजबूत तरीके से पकड़ के रखेगा। मतलब ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि फ्लोरीन बहुत टाइट पकड़ के रख रहा है ना बोरोन को, तो खींच के रखेगा, तो ये वाली लेंथ सबसे कम होगी। BCl3 में ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा होगी, BBr3 में और थोड़ी सी ज्यादा, Bi3 में और थोड़ी सी ज्यादा। तो क्योंकि बोरोन और फ्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो बोरोन के पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा ध्यान रखिएगा बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट, या फिर एक आगे जाके पढ़ोगे डायमराइजेशन, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब एलिमेंट अपने सारे घोड़े खोल चुका हो और फिर भी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा। बोरोन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने तीनों के तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए लगा दिए। तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी ये बोरोन के पास बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट नहीं है। ऐसे टाइम में जब एलिमेंट अपने सारे हथियार आजमा चुका हो फिर भी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ईदर इट गोज फॉर बैक बॉन्डिंग और इट गोज फॉर डाइमराइजेशन। कौन सा प्रोसेस प्रॉफिटेबल है, ये एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
अपन वो रास्ता चुनेंगे जो अपने लिए आसान हो। एलिमेंट भी यही करता है, एलिमेंट उस रास्ते से ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा जो रास्ता आसान है, जिसमें उसको मेहनत कम करनी पड़े। ठीक है, कहने का मतलब क्या है मेरा, समझिएगा। लुईस एसिड मैंने क्या बोला आपको, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो भैया फ्लोरीन के वैलेंस में है 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस में है 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस में है 7 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 7 है ना। बोल दो सर, बना बोल 7 रहे हो बना 6 रहे हो। तो होता क्या है भैया, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो होता क्या है, ये जो फ्लोरीन है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियली इस बोरोन को डोनेट कर देता है। जैसे ही ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियली इस बोरोन को डोनेट कर देता है, इसका ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट। लेकिन बात क्या है, Bi3 के केस में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस फ्लोरीन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं है। तो मुझे बताओ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ देना आसान था, पहले में देना आसान था कि दूसरे में? ऑब्वियस सी बात है, पहले में देना आसान था सराउंडिंग वाले एटम के लिए, क्योंकि डिस्टेंस कम थी। यहाँ से यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचाना थोड़ी सी मुश्किल बात होती है। तो अगर मैं पूछूं कि अरे सपोज ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला बोरोन उसे आसानी से एक्सेप्ट करेगा कि ये वाला? तो लॉजिक समझिएगा। अरे ये वाले बोरोन की जब मैं बात करूंगा तो इस वाले बोरोन की और इस फ्लोरीन की डिस्टेंस तो कम है, तो वो बोरोन अपनी भूख तो इस फ्लोरीन से मिटा सकता है, क्योंकि उसको फ्लोरीन के सामने कम मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि फ्लोरीन पास में है ना। फ्लोरीन पास में है तो वो उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी और से भी क्यों मांगे। लेकिन जब मैं Bi3 की बात करता हूँ, तो आयोडीन बहुत दूर है, आयोडीन बहुत दूर है, तो आयोडीन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांगने में या आयोडीन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने में रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांगने की बजाय बोरॉन बाहर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा पसंद करता है। फेवरेबल काम कौन सा अपने को वो देखना है। फ्लोरीन के साथ डिस्टेंस कम थी तो उसने फ्लोरीन से ले लिया बाहर से लेने की बजाय, लेकिन आयोडीन के साथ डिस्टेंस ज्यादा थी तो वो बाहर से लेना ज्यादा पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ आयोडीन के। तो कौन आसानी से ले लेगा? Bi3 आसानी से ले लेगा। Bi3 ने क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लिए, देयरफॉर इट एक्ट एज लुईस एसिड। अब आप बैक बॉन्डिंग भी हाथों हाथ समझ सकते हो कि भैया बैक बॉन्डिंग कहाँ ज्यादा हुई यहाँ पे। अरे यहाँ तो इन्होंने अपना अंदरूनी मामला अपने खुद में ही सेटल कर लिया। Bf3 में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, देन BCl3, देन BBr3, देन Bi3। होपफुली बात समझ में आती होगी, क्लियर है। अगर मैं बैक बॉन्डिंग के कंपेयर में बात करूं तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ Bf3 और BCl3 है जो बैक बॉन्डिंग बना सकते हैं। बैक बॉन्डिंग के लिए ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे Bf3 में 2p2p और ओवरलैपिंग है, BCl3 में 2p3p, BBr3 और Bi3 में 2p4p 2p5p। पुअर शील्डिंग है या पुअर ओवरलैपिंग है, इस वजह से ये वाले बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, सिर्फ यही दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक और बात ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होती है, ठीक है। बोरोन की साइज छोटी होती है तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, सामने वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा आसानी से खींच लेगा, तो इस वजह से वो तो पार्टिसिपेट कर लेता है, लेकिन एल्यूमिनियम की हाइड्राइड बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। खैर, अगला मैं बात करूं तो भैया, अब जैसा कि अपन ने बात करी कि AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, क्लियर। ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो ना भैया। ये मैं अगर बात करूं कौन सी जोड़ी बढ़िया लग रही है, आप बोलोगे ये वाली, जाहिर सी बात है, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी है, मैचेबल है। यही होती है बैक बॉन्डिंग। जितना ज्यादा साइज में डिफरेंस होता है बैक बॉन्डिंग करने में उतनी ज्यादा दिक्कत आती है, क्लियर बात।
अब मैं अगर बोलूं AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, ये बैक बॉन्डिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब बैक बॉन्डिंग ऑप्शन नहीं बचा तो ऑक्टेट कहाँ से कंप्लीट करेंगे? थ्रू डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का फंडा देख लो। AlCl3 एग्जांपल ले लेता हूँ, वैसे तो पढ़ाया जाता है इसको केमिकल बॉन्डिंग में, बट फिर भी देख लीजिए। ये क्लोरीन अपने पार्शियल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको, और ये क्लोरीन अपने पार्शियल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, बनाना बॉन्ड बोलते हैं इसको। क्लियर बात? सुन रखा होगा B2H6 डाइबोरेन, सुना होगा होपफुली केमिकल बॉन्डिंग में, जिसने भी पढ़ा होगा आपको 11th क्लास में। ठीक है ना? बनाना बॉन्ड नाम सुना होगा ना भैया, ये वही बनाना बॉन्ड होता है। क्लियर है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसको। ये रहे 3 सेंटर। क्लियर? 4 इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रहा है, वो आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की। किसके? बोरोन के एलाइड्स का ही हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन एलाइड्स। तो फंडा समझिएगा, BF3 पे थोड़ी देर में आऊंगा मैं, पहले आप बाकियों का समझ लो। जैसे BCl3 का हाइड्रोलिसिस है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, सेम टंटा होगा जो हर बार होता है, मतलब BCl3 में जो हो रहा है वही BBr3 और BI3 में होगा, तो मैं एक ही बता रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस माने पानी से रिएक्ट कराना। बोरोन को के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियली इसको डोनेट कर देता है। ठीक है? जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियली इसको डोनेट कर देता है, देन द स्ट्रक्चर बिकम समथिंग लाइक दिस। ऑक्सीजन ने दे दी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो चिपक गया। उसने दिए तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव इज अनस्टेबल, जीओसी में होपफुली बात है, आपने पढ़ रखा होगा। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इससे, और यहाँ से हाइड्रोजन से वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे ही उसने हाइड्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, हाइड्रोजन बच गया बेचारा तनहा, और वो बाहर निकल जाता है H+ की फॉर्म में। ठीक है भाई, ऑक्सीजन ने जैसे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, उसका हो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट, तो हाइड्रोजन को भिखारी बना देता है वो, और H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन रह जाता है। अब H+ बोले कि मैं तो बदला लूंगा, तो ये H+ बोलता है कि अरे मेरे पास पॉजिटिव है, तो वो क्लोरीन को इनवाइट करता है कि आ रहा है क्या। तो क्लोरीन देखता है कि अरे हाइड्रोजन के पास तो पॉजिटिव है, तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? HCl। समझ में आई? ऐसा ही प्रोसेस 3 बार हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक क्लोरीन की जगह क्या हो गया, एक OH रिप्लेस। सिमिलरली 3 क्लोरीन के साथ भी यही होता है, 3 OH रिप्लेस होंगे, बाहर निकलेगा 3 HCl, और बनेगा क्या यहाँ पे? BOH का होल थ्राइस। समझ में आ गई होगी? क्लियर है? सिमिलरली BBr3 और BI3 में भी यही होता है, BOH का होल थ्राइस, यानी कि H3BO3 की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? बाकी जगह भी H3BO3 बनता है, हर जगह क्या निकलता है? HBr, HI, यहाँ से क्या निकला? HCl। ठीक। अब BF में क्या होता है? एक्चुअल में BF3 पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करता है। ये H3BO3 प्लस HF तो बनाएगा जैसे पहले बना रहे थे, लेकिन ये जो HF है ये इसके साथ वापस से बॉन्ड बना लेता है। और जो रिएक्शन है वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, जो आपके नोट्स में मेंशन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। ठीक है ना? और BF3 आएगा यहाँ पे, ये आपके नोट्स में लिखी हुई है, नोट्स में भेज दूंगा आपको। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि भैया BF3, BCl3, BBr3 और BI3 क्या देगा पानी के साथ?
तो आप बोलोगे H3BO3 सब में मिलेगा। यहाँ क्या मिल रहा था? HCl, HBr, HI। यहाँ मिलेगा HF प्लस BF4 माइनस। ठीक है ना? क्लियर बात है? ढंग से लिख देते हैं इसको थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, एक कंपाउंड आता है बोरेक्स। बोरेक्स क्या करता है? Na2B4O7.10H2 याद रखनी है आपको। देखो हॉट से ध्यान रखना, HWT। हॉट मतलब जब मैं Na2B4O7 को, हॉट का मतलब हॉट में H का मतलब है हीट। तो जब मैं इसको हीट करवाता हूँ तो इसके सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं और ये कुछ इस तरीके का बच जाता है। उसके बाद A का मतलब एसिड होता है, Na2B4O7 को जब मैं एसिड से रिएक्ट करवाऊंगा तो वो H2B4O7 बनाएगा। W का मतलब वाटर होता है, तो जब मैं H2B4O7 को वाटर से रिएक्ट करवाऊंगा तो ये H3BO3 बना लेगा। T का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, जब आप H3BO3 का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिकम्पोज हो जाता है, H2O एलिमिनेट हो जाता है और B2O3। इस तरीके से आप बोरोन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। और से ध्यान रखना है, H का मतलब हीट, A का मतलब एसिड, W का मतलब वाटर, T का मतलब टेम्परेचर। क्लियर बात है? और क्या होता है इसमें? हाँ, एक बोरेक्स बी टेस्ट भी ध्यान रखिएगा। बोरेक्स बी टेस्ट के अंदर भैया क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, बोरेक्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि Na2B4O7 होता है .10H2। इसको जब आप हीट करवाओगे ना तो ये Na2B4O7 बनेगा। इसको जब आप फर्दर हीट करवाते हो तो एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है सोडियम मेटाबोरेट, ये ध्यान रखना है आपको। ये होती है ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड और ये हो जाता है बोरिक एनाइट्राइड। ये सोडियम मेटाबोरेट होता है। क्लियर है? ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज सुनी लो चलो, जब अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, नहीं वो भी हो ही गया ना आपका, हाइड्रोलिसिस भी हो गया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, इसको ध्यान रखना है। देखो पहले आदमी बीए करता है, फिर एमबीए करता है, फिर टीबीए करता है और फिर एट द एंड वो बॉस बनता है। डिग्री की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना? बीए, एमबीए, टीबीए, बॉस। बीए का मतलब क्या होता है? H3BO3 बोरिक एसिड। उसको जब आप हीट करवाते हो तो आपको मेटाबोरिक एसिड मिलता है। उसको जब आप फर्दर हीट करवाते हो तो आपको टेट्राबोरिक एसिड मिलता है। उसको जब आप फर्दर हीट करवाते हो तो आपको बोरोन ऑक्साइड मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बोरेन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, किसकी? डायबोरेन की, BH3। तो BF3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज। रिड्यूस करने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बना देता है B2H6 प्लस LiF प्लस AlF3। सिमिलरली BCl3 के साथ भी ये यही काम करता है, बना देता है B2H6 प्लस LiCl प्लस AlCl3। एक और मेथड है कि जब आप NaBH4 की रिएक्शन I2 के साथ करवाते हो तो वो B2H6 प्लस NaI प्लस H2 बनाएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या होती है? BF3 की रिएक्शन करवा दीजिए NaH के साथ, इट फॉर्म B2H6 प्लस NaF
BCl3 की रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ, इट फॉर्म्स B2H6 प्लस NaCl। क्लियर है? BH3 की बात करें तो BH3 का भी सेम फंडा है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं है, ये भी अपना डाइमराइजेशन के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट करता है थ्रू बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, थोड़े एरो गलत हो गए, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड्स, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक बात है। चलिए डायग्राम थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं, समझ में नहीं आया होगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियल इसको देता है, ये इसको देता है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और रिएक्शन ध्यान रख लीजिएगा, कंबस्शन रिएक्शन चलती है, CH4 की रिएक्शन O2 से करवाओगे तो CO2 प्लस H2 मिलेगा। डायबोरेन का कंबस्शन करवाते हो तो बोरोन ऑक्साइड प्लस H2 मिलता है। तो मेटल की हाइड्राइड का कंबस्शन जब भी करवाओगे तो आपको मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। कुल मिला के ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, बोरोन फैमिली यहाँ पे कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में कार्बन फैमिली कंप्लीट करवा देंगे भैया, पी ब्लॉक खत्म। ठीक है, चलिए।